आप सुन रहे हैं कहानी किन्नर। पांडे की चाय की दुकान पर युद्ध आरंभ की जो बकचोदी ठाकुर ने की थी, अगर वो आपको याद नहीं तो कुछ यूं हुआ था। पांडे की दुकान पर नरेश अर्ध नरेश्वर बनकर चाय पी रहा था। ठाकुर ने आकर उसको उंगली देना शुरू किया, पर नरेश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उठकर जाने लगा, तभी ठाकुर पीछे से बोला, तुम्हारा ये ब्लाउज कहीं देखे हैं हम। हाँ, याद आया, तुम्हारी अम्मा बहनी थी जब हमसे तुम्हारे बाप की उधारी माफ करने की भीख मांगने आई थी। मानना पड़ेगा नरेशवा, एक रात में उधार और सूद दोनों चुका के गई थी। नरेश अपनी मां के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता था। जब बचपन में उसकी कोई औकात नहीं थी तो उसने गांव के रसूखदार बनिए की आंख फोड़ दी थी, और अब तो उसकी औकात और विसात दोनों बढ़ चुकी थी। नरेश के चेहरे की मुस्कान अब दांत भींचने से जा चुकी थी। आंखों में जो खून उतर आया था उसको दबाते हुए मुस्कुराया और पीछे मुड़ा। वो एकदम शालीनता के साथ ठाकुर के बिल्कुल साथ खड़े पहलवान की ओर मुड़ा, और फिर अचानक नरेश एक भेड़िए की तरह उसकी छाती से लटक गया और उसकी गर्दन पर काटने लगा। जोर इतना था कि 6.5 फुट का पहलवान देखते ही देखते फड़फड़ाते हुए नीचे गिरा। पलक झपकते ही अपने पहलवान की यह हालत देखकर ठाकुर डर से कांप गया। आसपास के लोग यूं देखते रहे जैसे नरेश में कोई जानवर घुस गया हो। पहलवान की गर्दन से खून का फव्वारा बहने लगा और धीरे धीरे उसका तड़पना भी बंद हुआ। जब पहलवान ने फड़फड़ाना बंद किया तो नरेश ने उसकी गर्दन से मांस का टुकड़ा खींचते हुए आसमान की तरफ थूका। दुकान के बाहर पहलवान खून से लथपथ पड़ा था। नरेश उसके सीने पर बैठा था। उसने आसमान की ओर देखते हुए ऐसी प्रचंड चीख मारी कि भरा बाजार शांत हो गया। जाते जाते नरेश ने अपनी आंख के नीचे से काजल उंगली पर लगाया और अधमरे पहलवान के कान के पीछे लगा दिया और हंसता हुआ वहां से चला गया। पहलवान की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो ठाकुर की ताकत था और नरेश को उसकी ताकत पर ही वार करना था। बात एकदम साफ थी कि नरेश के रास्ते आने वाले को अर्ध नरेश्वर का प्रकोप देखना होगा। उस शाम गांव के पार्लियामेंट में पांडे की चाय की दुकान पर हुई घटना चर्चा का केंद्र थी। एक ने कहा, यह साला नरेश इंसानों के बीच रहने लायक नहीं है, इसे गोली मार के तालाब में फेंक देना चाहिए। इससे पहले कोई कुछ कहता, गांव का स्वघोषित विद्वान बोला, हाँ, और ठाकुर तो साला भगवान का अवतार है। गांव की औरतों पर नजर उसकी खराब। उसका पहलवान स्कूल जाती बच्चियों से बदतमीजी करता था, वो कहां समाज के लायक है। हाँ में हाँ मिलाते सदन के दूसरे मंत्री बोले, बात तो सही है, नरेश के अंदर का राक्षस उसके बचपन की पीड़ा का जना है। अपनी मां के बारे में कौन औलाद बुरा भला सुनेगी। नरेश ने जो किया ठीक किया। उसी शाम ठाकुर अपने आंगन में हाथ में विस्की लिए बैठा था। उसको बदला लेना था। पिछले 12 साल से वो जिस पहलवान को पाल रहा था, उसको 12 सेकंड में नरेश ने करीब करीब जान से मार दिया था। पर पहलवान अगर मर भी जाता तो ठाकुर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वार तो नरेश ने पहलवान की गर्दन पर किया था, पर झुकने वाली गर्दन ठाकुर की थी। वहीं दूसरी तरफ खेत में बैठे ठाकुर के 3 बेटे और उनके कुछ भैया जी करने वाले चाटुकार दोस्त शराब पर चर्चा कर रहे थे। पिता की भरे बाजार में हुई बेइज्जती से ठाकुर के लड़कों का दिमाग हिला हुआ था। दुश्मन कोई बाहुबली नेता, कोई दरोगा, कोई पंच सरपंच नहीं, बल्कि साड़ी पहनकर घूमने वाला एक कुम्हार का लड़का था। ये नरेश की हिम्मत बहुत बढ़ गई है भैया जी, एक चाटुकार सलाहबाजी करने लगा। ठाकुर का लड़का एक टक सोचता रहा, पर जवाब नहीं दिया। जी भैया, आदेश कीजिए, कल साले को घर से उठाकर खेत में ही लाते हैं, दूसरे एडवाइजर ने कहा। ठाकुर के लड़के ने जवाब दिया, कल का वेट काहे करना है, आज का बदला आज ही लेंगे। आदेश पूरी तरह दिया जाता उससे पहले ही मोटरसाइकिल और जीप स्टार्ट होने लगी। करीब 7-8 लड़कों का समूह किसी बटालियन की तरह नरेश के घर की ओर चल पड़ा। घर के गार्डन में विस्की लिए बैठे ठाकुर को कुछ सूझ नहीं रहा था। उतने में उसके मुनीम ने दबे सुर में बोला, सुबह 11 बजे विधायक जी पार्टी ऑफिस बुलाए हैं।
ठाकुर ने गहरी सांस लेते हुए विस्की का ग्लास एक सांस में खत्म किया और उठकर चला गया। उसके लड़के कांड को संभालने के चक्कर में कितने कांडों को जन्म दे रहे हैं, उस बात की उसे कोई जानकारी नहीं थी। तेजी से निकलती जीप और पीछे 2-3 मोटरसाइकिल गुजरे। नाइट ड्यूटी में पौवे से टुन हवलदार की कुर्सी के पास से काफिला निकला तो उसे सुध तक नहीं हुई। सुबह की घटना पर विचार करे नरेश का दिमाग उतना नहीं था। वो आगे बढ़ चुका था। उसके माँ बाप सो चुके थे। वो रात को अर्धनरेश्वर बनकर निकलने की तैयारी में था। शीशे में खुद को निहारते हुए आंख में काजल लगा ही रहा था कि उसने घर के बाहर जीप और मोटरसाइकिलों की आवाज सुनी। ठाकुर के लड़के ने नरेश के दरवाजे पर हॉकी मारते हुए कहा, बाहर निकल मादरचोद। लगता है सब भूल गया है कैसे तेरा जुलूस निकाले थे हम स्कूल में। बाहर आ साले। आज साला तेरा चीर हरण नहीं किया ना तो हम भी ठाकुर नहीं। बाहर की ये आवाजें सुनकर कुम्हार और उसकी बीवी की नींद टूटी। वो घबरा गए। कुम्हार नरेश के कमरे की ओर गया तो देखा वो गायब था। फिर वो अपनी बीवी के पास लौटा और बोला, नरेश अपने कमरे में नहीं है। हे भगवान, कहीं बाहर तो नहीं चला गया। ये बोलते हुए वो बाहर जाने लगी कि कुम्हार ने उसको रोक लिया और उसे और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। उतने में शराब की एक बोतल घर में आकर टूटी। कुम्हार और उसकी बीवी की बाहर जाने की फिर दोबारा हिम्मत नहीं हुई। नरेश बोलने वालों में से नहीं था। ये बात ठाकुर के लड़कों को पता तो थी, मगर शराब के नशे में उन्हें सुध बुध नहीं थी और बाप का दिमाग तीनों में से किसी के पास नहीं था। सुबह एक पहलवान को किसी जंगल के भेड़िए की तरह ढेर किया था। शाम को हॉकी डंडे और चाकू से लैस करीब 7-8 लौंडे नरेश के घर के बाहर चिल्ला रहे थे। माँ बाप डर के मारे चुपचाप थे और नरेश ने क्या किया ये जानने के लिए सुनते रहिए किन्नर। आप सुन रहे हैं कहानी किन्नर। बाहर निकल मादरचोद। आज तेरा वो हाल करेंगे साले, जिंदगी भर लिपस्टिक का निशान रहेगा। सुबह ठाकुर के पहलवान को चित करने वाले नरेश के घर के बाहर ठाकुर के लड़के बाप की बेइज्जती का बदला लेने के लिए नरेश के घर पर धावा बोलते हैं। नरेश के माँ बाप घबरा जाते हैं। कुम्हार अपने बेटे को ढूंढता है पर वो मिलता नहीं। फिर डर के मारे दोनों अंदर के कमरे में छुप जाते हैं। अब आगे। बाहर आ साला। बियर की बोतल दरवाजे पर फेंकता हुआ ठाकुर का बड़ा लड़का बोला। नरेश जानता था कि इतने लड़कों का मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं थी, पर वो जितना पागल था उतना ही शातिर भी। उसने छत के एक कोने से आवाज दी, अगर मैं बाहर आया तो साला तुम सब ऊपर जाओगे। और पास में पड़ा मिट्टी का कट्टा छत से यूं फेंका कि लगे कोई कूदा। सभी लौंडे छत की दूसरी तरफ गली के बाईं ओर भागे। उतने में नरेश ने छत के दूसरे हिस्से से केरोसिन का तेल का डब्बा ठाकुर के लड़के की जीप पर छट से उड़ेल दिया। वो छत से कूदा, पैर में मोच आई और ब्लाउज से माचिस निकालते हुए गाड़ी को फूंक कर निकल गया। वो चाहता था कि वो बिना पीछे देखे फिल्मी हीरो की तरह जलती कार के सामने से निकल जाए, पर लपटों की रोशनी ने ठाकुर के लड़कों का ध्यान नरेश की तरफ खींच लिया था। भैया जी की गाड़ी को आग लगा दिया हरामजादा। ये चिल्लाते हुए वो उसकी तरफ भागे और नरेश साड़ी उठाकर और तेज भागा। उतने में गांव के लोग शोर सुनकर बाहर आए। जलती गाड़ी पर पानी और मुट्ठी भर रेत फेंकने लगे, पर अब देर हो चुकी थी। साड़ी उठाकर भागता नरेश यहां वहां ढूंढते ठाकुर के लड़के और आग की लपटों में जलती हुई जीप। एक रात के लिए किड़वईपुर गांव के लिए बड़ी दिलचस्प कहानी थी। अगली सुबह का मंजर कुछ यूं था कि ठाकुर के सभी लड़कों की पेशी हुई ठाकुर के सामने। उसको पूरी बात पता चल चुकी थी। कमर पर लुंगी, जनेऊ सेट करते हुए लोटे से पानी का कुल्ला मारता हुआ बाप ठाकुर के लड़कों के लिए एक भयानक दृश्य था। हरामजादों, हमारी औलाद हो या उस कुम्हार की, एक तो हमसे बिना पूछे बिना बताए जंग पर निकल गए और साला अपनी ही आंड में आग लगवाकर वापस आए हो, वो भी निहत्ते। एक काम करो,
अपनी अम्मा का साड़ी लो और उस नरेश की तरह भटको साला गांव भर में तुम। शर्म से झुके हुए सर के साथ बड़ा लड़का बोला, पिताजी वो साला मिट्टी का बोरी फेंका, हम गली के दूसरे हिस्से में गए लोटा फेंकने की तेज आवाज से। साला सफाई देने की तो सोचना भी मत। आग तुम्हारा गाड़ी को नहीं, तुम्हारे बाप दादाओं की कमाई हुई इज्जत और रुतबे को लगा है। अगर थोड़ा सा भी शर्म बाकी है ना तो जाइए अपने खेत में शराब का सेवन कीजिए और गान टिका के बैठे रहिए। साला वो पहलवान चाय की दुकान पर बेइज्जती कराया और तुम साला पूरे गांव में। अब जाइए यहां से, हम शहर जा रहे हैं विधायक जी से मिलने, दोपहर तक लौटेंगे। अगर कोई खबर आया तो पूरे जिले में साड़ी पहनाकर पहले तुम्हारा जुलूस निकालेंगे, फिर गोली मार देंगे। निकलिए यहां से अब। उधर नरेश के घर में उसके माँ बाप खौफ से पगलाए हुए थे। सुबह तक दोनों गांव में तो क्या, अपने मकान के आंगन तक में नहीं दिखे। नरेश का भी कोई पता नहीं था। बस गांव में एक बच्चे ने अफवाह फैलाई थी कि तालाब में फेंक दिया है नरेशवा को मारकर। पर ये साला समझ लो अश्वत्थामा की झूठी थाली में खाया हो। इससे पीछा छुड़ाना आसान नहीं था। उधर अपनी एसयूवी में सवार ठाकुर विधायक से मिलने गए। ठाकुर के दिमाग में अपने लौंडों की नाकामी, बदला और ये विधायक को क्या जरूरी काम आन पड़ा जैसी कई बातें घूम रही थीं। हमने आपको एक एपिसोड में बताया था कि ये विधायक हैं ब्रिजेश तिवारी। घंटे भर के सफर के बाद ठाकुर विधायक जी के ऑफिस पहुंचे। आइए ठाकुर साहब, अब नौबत यह है कि आपको बुलाना पड़ता है। दोनों हाथ जोड़ते हुए ठाकुर ने कहा, ऐसा नहीं है विधायक जी, आपके भतीजों की शरारतों और कारोबार में जरा बिजी रहते हैं। आपको शिकायत हुई तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं। अरे ठाकुर, जानते हैं टांग खींच रहे थे तुम्हारा। बैठो बैठो। ए, चाय के लिए ट्वीट करें क्या तुमको? जाओ यहां से, अपने एक पार्टी वर्कर को दुत्कारते हुए विधायक ने कहा। पल दो पल की स्मॉल टॉक के बाद चाय की पहली चुस्की लेते ही विधायक जी बोले, ठाकुर देखो, हम हर साल कुश्ती का मुकाबला कराते हैं। पिछले 2 साल में इस साल कोरोना के चक्कर में कुछ नहीं, इसीलिए ये साल हम बड़ा इवेंट करेंगे। अच्छा सोचे हैं भैया जी, काफी माइलेज मिलेगा इससे आपको भी और पार्टी को भी। जब इतना समझते हो तो साला छोटे मोटे झगड़े में अपना पहलवान काहे शहीद करा दिए। नरेश के साथ चाय की दुकान पर हुए झगड़े की सुध भैया जी को थी। गला साफ करते हुए ठाकुर बोला, वो परेशानी का ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे गांव का ही एक पगलैट किन्नर है, साला एकदम ही काट लिया हमारे पहलवान को। किसी काम का है क्या? भैया जी ने पूछा। अगर होगा भी तो अब रहेगा नहीं भैया जी, हमारी इज्जत पर हमला किया था वो, सहन नहीं करेंगे हम। अबे जो करना है करो, तुम्हारा पहलवान कंपटीशन स्टार रह चुका है। अब स्टार ने टिमटिमाना बंद कर दिया है। अखाड़े से कोई ऐसा पहलवान चुनो या किसी दूसरे जिला से भी लाओ। कंपटीशन से पहले हमें हमारा खली चाहिए। हम जीतेंगे तो बात सीएम साहब तक जाएगी, पार्टी हाईकमांड से अप्रिसिएशन मिलता है। कब तक साला ये विधायक बनके रहेंगे? इस बार के चुनाव में मंत्री पद लेना है हमको, उसके लिए ऐसी उठापटक बड़ी जरूरी है ठाकुर। सही कह रहे हैं आप, हम करते हैं कुछ, आप चिंता ना करें। चिंता हमें नहीं ठाकुर, तुम्हें होनी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है इतना दूर हम तुम्हें पहलवान का रिक्रूटमेंट के लिए बुलाए हैं। पार्टी हाईकमांड ने 11,000 रुपए का भारी धनराशि भेजा है कुश्ती मुकाबले के लिए। अब हमने विधायक रहते जिन जिन की जेबें भरी हैं उनसे थोड़ा टैक्स तो लेना ही होगा। और हमारे विधायक होने के सबसे बड़े बेनिफिशियरी तुम ही हो। कुश्ती मुकाबले और आने वाले इलेक्शन के लिए करीब 1.25 करोड़ की उम्मीद है तुमसे। ऐसा नहीं है कि आज ही चाहिए, लीजिए वक्त, पर एक 30 लाख की छोटी रकम मुकाबले के लिए रख लेना। किड़वईपुर गांव में शाम का समय था। ठाकुर ने कहा, आप जितना साथ दिए हैं उतना साथ हम भी देंगे। कुछ छोटे मोटे मामलों से अपनी नजर हटाइए और बड़ी चीजों के बारे में सोचिए विधायक जी। हम आपके साथ खड़े थे और साथ ही खड़े रहेंगे। किड़वईपुर गांव में उधर शाम का समय था। पंचायत पार्लियामेंट चल रही थी। गाड़ी में आगजनी को कुछ लोग सही बता रहे थे तो कुछ लोग गलत।
ठाकुर के लड़के शराब पी रहे थे और चुपचाप गान टिकाए बैठे थे। आखिर करते क्या? और नरेश गोलगप्पे की रेडी पर चाकू रख के गोलगप्पे की डकैती कर रहा था। नरेश की चर्चा विधायक तक थी, ये बात का उसे कोई अंदाजा नहीं था। वापस लौटते हुए ठाकुर ने थाना प्रभारी को फोन किया। अब वो एसएचओ बन गया था। ये वही थानेदार है जिसने नरेश की बचपन में पट्टे वाली मशीन पर उल्टा लिटा करके उसकी तशरीफ सुजाई थी। ठाकुर साहब प्रणाम, एसएचओ ने कहा। वो बनिए वाला कांड याद है ना यादव जी? आप सुन रहे हैं कहानी किन्नर। आप सुन रहे हैं कहानी किन्नर। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे विधायक ने ठाकुर को बुलाकर पैसों के लिए प्रेशर बनाया, किस तरह वो चाय की दुकान पर पहलवान के झगड़े से भी वाकिफ था। ठाकुर ने उसकी बातों को सुना तो था, दिल पर भी लिया था, पर दिमाग पर नहीं। दिमाग में उसके सिर्फ नरेश से बदला लेना था। अब आगे ठाकुर ने फोन मिलाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, ठाकुर साहब प्रणाम, एसएचओ ने कहा। वो बनिए वाला कांड याद है यादव जी? ओ वो रेलवे ट्रैक वाला मर्डर? दिन में ही लगाए हुए हो क्या? वो नरेश की बात कर रहे हैं जिसने बचपन में बनिए की आंख फोड़ी थी। अच्छा 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 अच्छा, सुना है वो साला अब तो बिल्कुल किन्नर हो गया है। 4 महीने पहले कंप्लेन भी आया था। कंप्लेन अब आया है यादव। हमारे पहलवान पर हमला किया है वो साला, और हमारे लड़कों का गाड़ी को आग लगाया। पर आपके लड़के उसके घर को घेरे भी तो थे ठाकुर साहब। यादव, जितना हमें सुनना पसंद है ना, उतना बोला करो। जी जी, जी ठाकुर साहब, समस्या बता दिए हैं, समाधान पर दिमाग लगाओ, कोरट ना बनो। जी ठाकुर साहब, करते हैं कुछ, रखते हैं। ठाकुर ने फोन काट कर गाड़ी की सीट पर फेंका। साला इनकी जी हुजूरी पहले, ड्यूटी बाद में, बहुत सड़ी के, एसएचओ ने फोन काटते हुए कहा। उधर नरेश औरत बनकर पांडे की चाय की दुकान पर सुकून से चाय पी रहा था। पांडे की ना बात करने की हिम्मत, ना मना करने की हिम्मत। अब ये बात मानकर चलिए कि नरेश अपने नर के अवतार को त्याग चुका था और वो अर्ध नरेश्वर बनकर ही घूमता था। सामने की दुकान पर 2 किन्नर तालियां बजाते, दुआएं देते कुछ पैसे इकट्ठे कर रहे थे। नरेश उनकी तरफ मुड़ के बैठा और ध्यान से उनको देखने लगा। कुछ देर के बाद उनकी नजर नरेश पर पड़ी। अरे दीदी, ये साला हमारे इलाके का तो नहीं लगता। देवी माँ, ये है कौन? और देख भी साला यहीं रहा है, वरना ऐसे में हमको देख के भाग जाते हैं। चलो पूछे जरा कौन है। दोनों गुस्से से नरेश की तरफ बढ़े। नरेश एक टक उनको देखता रहा। पांडे अपने काम में बिजी था, उसकी नजर इन पर नहीं पड़ी। क्यों री, दीदी कौन है तेरी? इस इलाके की तो नहीं है, कुछ बोलेगी? नरेश उनकी तरफ हल्की सी मुस्कान के साथ सिर्फ देखता रहा। हाय देवी माँ, अरे दीदी ये बोलेगी नहीं, हराम ज्यादा बोलेगा है, लड़का है ये मादरचोद। अबे साले, उनमें से एक ने नरेश को बाल से पकड़ के कुर्सी से खड़ा किया। अब पांडे के गोटे उसके मुंह में आ चुके थे। एक तमाचे के साथ उनमें से एक ने कहा, नकली किन्नर बनते हो, धंधा करते हो बहनचोद। धंधा तुम करते हो बहनचोद, नाम हमारा खराब होता है। ये बोलते हुए उसने नरेश के ब्लाउज के बटन जबरन तोड़ दिए। पांडे हिम्मत जुटाता हुआ फटाफट वहां आया और दोनों के हाथ जोड़कर उनको अलग करते हुए बोला, अरे हमारी बात सुनिए, छोड़िए इनको, इधर आइए, बस बात सुन लीजिए, एक बार बात सुन लीजिए, सबके लिए अच्छा होगा, आप लोग गलत समझ रहे हैं। पांडे ने उन दोनों किन्नरों को अलग किया। नरेश मुस्कुराया, जोर से हंसा और चलने लगा। उनमें से एक बोला, रुक साले, कहां जा रहा है? अरे आप जाने दीजिए, हमारी बात सुनिए। पांडे ने अपने चाइल्ड लेबर से 2 चाय लाने को कहा। उनको कुर्सी पर बिठाया और नीचे बैठकर बोला, ए नरेशवा है, इसी गांव का है, लड़का है मगर आप लोगों की तरह रहता है बचपन से ही, और आपके काम के बीच में नहीं आता। तो फिर पगलैट है एक नंबर का। कुछ साल पहले पागल छांड का टांग काट के स्कूल जाती बच्ची को हाथ में थमा दिया था, और उस दिन तो ठाकुर साहब के पहलवान को गर्दन पे ऐसा काट लिया इसने जैसे भेड़िया हो। देवी माँ, ये वो हरामजादा था, उस दिन बात हो रही थी इसकी। हाय दीदी, ये तो बड़ा खतरनाक है, ये कलमुहे पांडे ने बचा लिया हमें आज। हमने नहीं बचाया, उसने छोड़ दिया। इसकी चाय अच्छी ना हो तो साला हमारे पजामे में गरम चाय डाल देता है, जरा सी बात पर चाकू निकाल लेता है ये। पता नहीं आपको काहे कुछ नहीं बोला।
आप तो इसके थप्पड़ तक लगा दिए। दोनों सोच में पड़ गए और खौफ में भी। नरेश ने आखिर क्यों कुछ नहीं कहा। उसका दिमाग कब और कहां चलता था ये किसी को नहीं पता। किन्नर हो, कुमार हो या कोई और हो, मजबूरी, गरीबी और शोषण इस इलाके में भरपूर मात्रा में मिलता था। गांव से काफी दूर पटना हाईवे था, जहां रात को ट्रक फार्मूला 1 की स्पीड से गुजरते थे। करीब रात के 1:15 बजे नरेश भी वहां अर्धनरेश्वर बनकर घूम रहा था। वहां के ढाबे वाले, चाय वाले, पनवाड़ी उसे पहचानते थे। ना कोई सवाल करता था और ना ही कोई पैसे मांगता था। कुछ ट्रक वाले भी जानते थे उसको कि ना ये साला कोई 200 रुपए में मजा देने वाली बाजारू औरत है और ना ही किन्नर। शराब के नशे में भी वहां के लोकल शराबी नरेश से दूर रहते थे और उसको आता देख अपना रास्ता बदल लेते थे। उस रात नरेश एक ट्रक के पीछे पेशाब करने के लिए रुका। उसको एक औरत की मर्दाना आवाज की चीखें सुनाई दी। वो चीखें एक किन्नर की थी। शराब के नशे में 3 हरामी ट्रक वालों ने एक किन्नर को दबोच रखा था। पता नहीं क्यों नरेश को लगा कि वो देखे कि क्या हो रहा है। उसने देखा तो ट्रक के पिछले हिस्से में 3 ट्रक वालों ने एक किन्नर को लिटाकर उसके हाथ पकड़े हुए थे। एक करीब करीब उसके मुंह पर बैठा था और एक सामने था। हाथ में रॉड लिए उसने किन्नर को धमकी दी। हमसे पैसा लोगे, साला बदतमीजी करोगे, अभी तेरी गांड के छेद को भर देंगे सरिये से साले। छोड़ दीजिए भैया जी, दोबारा यहाँ नहीं आएंगे, जाने दीजिए भैया जी, जाने दीजिए। एक ने उसके मुंह पर चप्पल मारी और फिर मुट्ठी बनाकर उसके गले के अंदर उतार दी। वो फिर तड़पने लगा। दूसरा बोला, डाल सरिया और घुमा दे साला जोर से हर तरफ। ये देखकर नरेश का दिमाग हिल गया। वो उस किन्नर में उतनी देर अपनी शक्ल देख रहा था। उसको उस घटना में अपने बचपन के मार खाने वाले दृश्य दिख रहे थे। उसने उन चेहरों में थानेदार को, ठाकुर के लड़कों को, उसने अपने बाप तक को देखा था। नरेश गुस्से से चिल्लाया और जोर से चीख मारी। हाथ में रॉड लिए उस ट्रक वाले ने पीछे मुड़ते हुए वार किया। तेरी माँ की साला पेटीकोट। नरेश ने वही सरिया उसके हाथ से छीनकर उसकी छाती पर घुटना मारते हुए उसे जोर से गिराया और सरिया उसकी नाक पर देकर मारा और फिर वही सरिया उसकी कमर में घुसा दिया। उस ट्रक वाले ने जोर से चीख मारी। उसके दूसरे दोनों साथियों ने नरेश पर हमला किया। एक की टांग को दूसरे किन्नर ने दबोच लिया और उसे मुंह के बल गिरा दिया। उसको बालों से पकड़कर लगातार उसका सर ट्रक पर मारता रहा। दूसरे को नरेश ने गले से पकड़ लिया। एक हाथ से उसका गला और दूसरे से उसकी आंट इस तरह दबोचे कि वो साला दर्द के मारे चिल्लाने लगा। उसकी नाक पर अपना माथा इतनी जोर से पटका कि वो झटके में गिर गया। इस तरह नरेश ने उस किन्नर की इज्जत और जान शायद दोनों बचा ली। नरेश ज्यादा बोलता नहीं था, पर इस बार वो उस किन्नर के सर को सहलाते हुए बोला, तू ठीक है? उस किन्नर ने जवाब दिया, मैं ठीक हूं, और रोते हुए नरेश के गले लग गया। इससे पहले जब नरेश शायद 4 साल का था, तब उसकी मां ने उसे गले लगाया था। नरेश ने उसे गले लगाया और उसकी आंख से भी आंसू छलक गया। इसके बाद वो दोनों वहां से निकले और पास में सड़क के किनारे बैठ गए। गाड़ियां तेज रफ्तार से वहां से गुजर रही थी। पिछले कुछ 20 मिनट से दोनों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। नरेश अपने ख्यालों में गुम था। उसका सारा बचपन, वो सारी पीड़ा उसके दिमाग में एक फिल्म की तरह चल रही थी। वो किन्नर चोट खाया था, दुखी था, मगर कहते हैं ना, जिनके जीवन में संघर्ष के अलावा कुछ नहीं होता, वो हालात से यूं भरते हैं मानो पत्थर दिल हों। उस किन्नर ने नरेश की जांघ पर हाथ रखते हुए चोट के नीले निशान वाली हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, तू कहां से है? नरेश ने उसकी तरफ देखा और कहा, पता नहीं। आप सुन रहे थे कहानी किन्नर।